हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हम यहाँ पर आज हैं यू टेट। ठीक है, आपका यू टेट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम होता है। तो उसका क्वेश्चन पेपर है आज हमारे पास। ठीक है, तो यू टेट का पेपर है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अपना हिंदी वाला पेपर है, भाषा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 1 है अपना छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना। सेकंड ऑप्शन है अपना छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध करवाना। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाना। और फोर्थ है अपना छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों के संपर्क करने योग्य बनाना। तो भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य यानी कौशल, ठीक है, और कौशल कब आएगा, ये जब आप छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क बनाने योग्य बना दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है। उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ती है, समय अनुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो इसमें क्या जाएगा आपका फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि आप नाटक करोगे तो समय अनुकूल, मतलब कौन सी कंडीशन में आपको किस प्रकार बात करनी चाहिए, तो उसका जो है आपका विकास होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो आपसे रेट वाले एग्जाम में भी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी आपका हिंदी भाषा शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता और छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। तो इसमें कौन सा वाला सही होगा, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता। क्योंकि व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली जब अपन अप्लाई करेंगे तो इसमें होगा क्या, क्योंकि यह बच्चों को उसमें समझ पैदा करने में, मतलब जैसे आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण प्रत्यय आदि जो होते हैं उनके प्रति समझ या सोच पैदा करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है इसने कि निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य होगा। भाषा और उसके साहित्य में क्या होता है, अंतर होता है। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ होता है। ठीक है, और शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता। तो इसमें मुझे क्या छांटना है, असत्य। तो इसमें फोर्थ वाला क्या होगा आपका, असत्य होगा, क्योंकि शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र में अंतर होता है और इसने यहाँ बोला है कि कोई अंतर नहीं होता। अब क्या अंतर होता है शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र में। देखो, शिक्षण सूत्र तो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में अपनी जो स्पेशल विधियां होती है उनका अपन को मतलब जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर क्या करते हैं अपन, शिक्षक छात्रों को मतलब पढ़ाने में उनकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाने के कार्य को क्या कहा जाता है, शिक्षण। और शिक्षण प्रक्रिया में क्या करते हैं अपन, कुछ बेस लेकर चलते हैं। ठीक है, और उन बेसिस को क्या बोला जाता है, शिक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने बीएड के टाइम पे पढ़ाया होगा तो माइक्रो टीचिंग वगैरह वो सब होता है ना, तो वो शिक्षण के सिद्धांत में आ जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं दोनों। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। कहानी का प्राण तत्व क्या है। ठीक है, कहानी का प्राण तत्व क्या होता है। ऑप्शन ए कि अपना कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संवेदनशीलता। यानी कि कहानी का प्राण तत्व संवेदनशीलता होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसका जो संदेश देना चाहते हो आप कहानी का, तो वो तभी दे पाओगे जब संवेदनशीलता के साथ उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, वरना जो दर्शक है वो आपकी कहानी से जुड़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देशन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, 348 या 351। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि है आपका अनुच्छेद 351 में। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वो अपने स्तर पर हिंदी भाषा को जो है प्रचार करे, प्रसार करे और उसके बारे में लोगों को बताए या उसके बारे में जानकारी दे। 351, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 351।
उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर, इंशाह अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू जी लाल, सुख सागर, सदल मिश्र, प्रेम चिंगारी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सेकंड वाला। ये आपको ध्यान भी रखना है, अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। च त ट ठ ख घ और प फ। तो इसमें महाप्राण कौन सा होगा आपका? तीसरा वाला होगा। जिनमें उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। और जिनमें अगर कम हवा निकले तो क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। यानी कि अपनी प्राण शक्ति का अपन ने कम उपयोग में लिया तो अल्प प्राण, और अगर अधिक उपयोग में लिया तो महाप्राण। ठीक है, अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है कि वाचस्पति शब्द में कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष। अब तत्पुरुष तो है पर तत्पुरुष भी कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला होगा? अलुक तत्पुरुष होगा। कैसे आया? देखो, वाचस्पति शब्द जो है इसमें समास से पूर्व पद की विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें समास से पूर्व पद की विभक्ति का क्या नहीं होता? लोप नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये कौन सा है? आपके अलुक तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, शांत या अद्भुत रस का। तो इसमें क्या आएगा? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 41। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति। इस पद में कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति, विभावना, असंगति या विरोधाभास। इसमें कौन सा होगा? असंगति वाला आपका जो है अलंकार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पद का भाव क्या है यहाँ पर कि जब उलझते हैं नेत्र तो सगे संबंधी छूट जाते हैं। जब प्रीति छूटती है चतुर के चित्त में तो गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ती है। ठीक है, यहाँ कारण व कार्य में संगति नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है? असंगति अलंकार है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। निम्नांकित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य होगा? तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसने पूछा है कौन सा कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो वह दिन भर सोता रहा, लता से पत्र पढ़ा नहीं गया, दिनेश ने अच्छा खेल खेला, मुझसे बोला ही नहीं गया। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? दूसरा, लता से पत्र पढ़ा नहीं गया। अब यहाँ पे जो गया शब्द है ना, इसका निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार। अब यहाँ पे कर्म क्या हो रहा है? कर्ता कौन है? लता। कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। तो कर्म क्या हो गया? पत्र। तो ये पत्र के अनुसार गया आया यहाँ पे। ठीक है, और अगर लता के अनुसार आता तो यहाँ पे गई आता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ 43। छचुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। ठीक है ये थोड़ा सा फनी है, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल। इसको थोड़ा देखिएगा आप। पहला ऑप्शन है गंजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, दान के लिए अयोग्य पात्र, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, वैसे छचुंदर के सिर में तो बाल ही नहीं होते तो चमेली का तेल लगा के करेगा क्या। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। गोविंद का समानार्थी शब्द बताइए। तो गोविंद का समानार्थी शब्द क्या आ जाएगा? जुलाहा। ठीक है, माली, दर्जी, कुम्हार, जुलाहा में से जुलाहा आ जाएगा। ये पर्यायवाची है, समानार्थी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 45। झंडा गीत है आपका, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रीट में आ सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? श्यामलाल पार्षद। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल पार्षद। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? भोजपुरी में, मैथिली में, अवधी में या ब्रज भाषा में? तो ये आ जाएगी आपका मैथिली भाषा में। उसके बाद 47 में आ जाओ। प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जाएगी पाशवता। उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष होगा? तो उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष आ जाएगा? प्रत्यय दोष। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जाएगी पाशवता।
इसमें प्रत्यय दोष है क्योंकि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें प्रत्यय से रिलेटेड काव्य का दोष है, तो यहाँ कौन सा दोष हो जाएगा? प्रत्यय दोष। काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य विश्वनाथ, भामह, भरत मुनि या आनंद वर्धन को? तो किसको माना जाता है? भामह को। अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम क्या है? धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या उपेंद्र नाथ अश्क? तो इसके रचनाकार होंगे आपके महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र। देखो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 50। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उक्त पंक्ति किस काव्य से उद्धृत की गई है? यशोधरा, रशीम रथी, जयद्रथ वध या भारत भारती? तो ये जो पंक्ति ली गई है आपकी, ये ली गई है जयद्रथ वध में से। 51वां देखिए, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निराला, प्रसाद, अज्ञेय या रांगेय राघव? तो ये आपको माना जाता है अज्ञेय को। फिर आ जाओ आप पद्य पर, है ना। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। देखो क्वेश्चन नंबर 52। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की प्याली, इस पद में कौन सा अलंकार होगा? 4 ऑप्शन, उपमा, रूपक, निदर्शना या व्यतिरेक अलंकार। तो इसमें कौन सा वाला होगा? इसमें होगा रूपक अलंकार। कैसे आया रूपक अलंकार? क्योंकि इसमें उपमेय उपमान का क्या है? प्रत्यार्पण है। जैसे उपमेय को उपमान, उपमेय उपमान का संबंध है, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाएगा, जल माया की चल रेखा किसे कहा गया है? विश्ववन की व्याली को, अभाव की चपल बालिका को, चिंता की पहली रेखा को, ललाट की खल रेखा को? तो किसको कहा गया है आपको? चिंता की पहली रेखा को। जल माया का आशय क्या है? जल का महत्व, मायात्मक संसार, जल तरंगों की चंचलता या जल क्रीड़ा? तो किसको कहा गया है? मायात्मक संसार को। क्वेश्चन नंबर 55, उपरोक्त पद में किस पद की प्रबलता है? करुण, रौद्र, भयानक या शांत की? तो इसमें क्या आ जाएगा आपके? भयानक पद की भयानक पद की क्या है? प्रबलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गद्यांश दे दिया आपका। 3 क्वेश्चन गद्यांश के भी हैं। देखो गद्यांश में है, देखना, वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक हो गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव 2 प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में जीवन संबंधी गहन विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही बात पाते हैं, ठीक है। सामवेद की मनोहरणी ऋचाओं से लेकर सूर तथा मीरा की सरस रचनाओं तक सर्वत्र परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता क्या देती है? दिखाई देती है। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च भावनाएं तो प्रचुरता से भरी गई, किंतु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कुंठित सी हो गई है। अवतारवाद की अवतारणा कहाँ से हुई? वैदिक साहित्य से, पौराणिक साहित्य से, उपनिषदों से या परवर्ती लौकिक साहित्य सेवा से? तो ये कहाँ से हुई है? आपके पौराणिक साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 57, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के व्यापक होने का मूल कारण क्या है? इसकी उद्भावना वेदों से होने के कारण, इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ, इसमें उदारवादी चिंतन समाहित है, इसमें आध्यात्मिक और ऐहिक तत्वों का क्या है? समावेश है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला, इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में क्या हुआ? प्रतिष्ठित हुआ। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में है, हमारे साहित्य में लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है? आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता,
लौकिक पक्ष से अनभिज्ञता, पलायनवादी दृष्टिकोण, बहुमुखी दृष्टिकोण का अभाव। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता। प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ? समग्र रूप से हमारा चारित्रिक विकास हुआ, समाज अकर्मण्य हो गया, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांगी हो गया, साहित्यिक विकास क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। तो इसमें कौन सा वाला सही है? तीसरा वाला। अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है शिक्षण विधि का। ठीक है, अभिव्यक्ति की दक्षता यानी कि एक्सप्रेशन की, आपको खुद को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी विकसित करने का उपयुक्त उपागम क्या होगा? वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, परस्पर संवाद, स्वाध्याय की प्रवृत्ति या सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभाग। तो इसमें कौन सा वाला आ जाएगा? वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, ताकि उससे आपका जो है बोलने का कौशल, अभिव्यक्ति जो है आपकी विकसित हो सके। ठीक है, ये वाला पेपर हो गया अपना यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।